हेलो बच्चों, ये यूनिट एंड मेजरमेंट का दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में और हमने सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ा था। तो जो डायमेंशनल एनालिसिस है ना, इसमें भी हम लोग एक डायमेंशनल फार्मूला टर्म यूज होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक तरह से यह भी यूनिट को रिप्रेजेंट करने का ही एक नया तरीका होता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल हम लेते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी क्या है? स्पीड है वो क्वांटिटी। तो स्पीड का फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर हम इसके यूनिट को राइट करें तो डिस्टेंस का यूनिट हम मीटर राइट कर सकते हैं, टाइम का यूनिट हम सेकेंड राइट कर सकते हैं, या डिस्टेंस का यूनिट हम किलोमीटर राइट कर सकते हैं, टाइम का यूनिट हम आवर राइट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे यूनिट हम बना सकते हैं। या मान लो इसको हम किलोमीटर और टाइम के यूनिट को मिनट भी राइट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे ऊपर ये जो भी है, मीटर हो किलोमीटर हो, ठीक है, ये सब क्या है? डिस्टेंस है। और डिस्टेंस का मतलब कि ये सब लेंथ है। ठीक है, ये सब के सब क्या है? लेंथ है। और नीचे जो लिखा है सेकेंड हो, आवर हो या मिनट हो, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब टाइम है। तो तरीका ये आया कि क्या हम स्पीड को, ठीक है, लेंथ और टाइम के टर्म में ही डिनोट करें। मतलब लेंथ से, ठीक है, लेंथ से इसका पहला लेटर लें L और टाइम से इसका पहला लेटर लें हम T। तो अब बताओ इसका जो यूनिट होगा वो क्या बनेगा? इसका यूनिट बनेगा L/T। ठीक है, और फाइनली इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? इसको हम राइट कर सकते हैं LT-1। अब ये जो LT-1 आया, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, ये क्या है? ये है डायमेंशनल फार्मूला। अब एक तरह से ये यूनिट को ही तो रिप्रेजेंट किया गया डायमेंशनल फार्मूले में। ठीक है, और एक चीज और, जब भी रिप्रेजेंट करोगे इस तरह का ब्रैकेट जरूर यूज करना है, ये कंपलसरी है। यहाँ पे जो पावर्स यूज होते हैं, ठीक है, जो पावर्स यूज होते हैं, इन पावर्स को हम डायमेंशंस कहते हैं। ठीक है, पावर्स को ही क्या कहते हैं? डायमेंशंस कहते हैं। अगर किसी फार्मूले में या किसी के डायमेंशनल फार्मूले में ये पावर नहीं आते हैं तो वो क्वांटिटी डायमेंशन लेस मानी जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं एंगल। ठीक है, तो एंगल में देखो, एंगल का फार्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क। एंगल का फार्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क भी तो लेंथ है और रेडियस भी एक तरह से लेंथ ही है। तो इसके लिए क्या राइट करेंगे? इसके लिए L राइट करेंगे और रेडियस के लिए भी L राइट करेंगे। तो फाइनली देखो यहाँ पे L पे पावर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। L पे पावर 0 आ जाएगा। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें M तो है नहीं, तो M पावर 0, L पावर 0 और T पावर 0। तो अब ये जो डायमेंशन फार्मूला इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये एक डायमेंशन लेस है, इसको हम लोग डायमेंशन लेस बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पास पावर है ही नहीं। ठीक है, तो एक तरह से जो एंगल है, एंगल कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? एंगल एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, एंगल एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसके पास यूनिट होता है। ठीक है, और यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है रेडियन। ठीक है, इसका यूनिट होता है रेडियन। अब कुछ और भी बातें करते हैं इसके बारे में। ठीक है, जैसे यहां पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, जो हमने पहले लेक्चर में हमने कवर किया था। तो वहां पे अगर हम लेंथ के लिए L का यूज करें, ठीक है, और टाइम के लिए किसका यूज करें? T का यूज करें। मास के लिए M का यूज करें। टेम्परेचर के लिए K का हम यूज करेंगे। T का यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि T पहले भी हम लोग कंसीडर कर चुके हैं। इलेक्ट्रिकल करंट में हम लोग A का यूज करते हैं एम्पियर की वजह से। ठीक है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी में हम लोग CD का यूज करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में हम मोल का यूज करेंगे। ठीक, तो इन सब से हम लोग डायमेंशनल फार्मूला बनाएंगे। तो कुछ डायमेंशनल फार्मूले हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी हमने ली थी, तो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या थी? सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी थी लेंथ, और हमने कहा था लेंथ के लिए क्या यूज करोगे? L। ठीक, अब दूसरी एक फिजिकल क्वांटिटी चलो मान लो ले रहे हैं हम एरिया। ठीक है, अब बताओ एरिया का फार्मूला। एरिया का फार्मूला बताओ। तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया का फार्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एक तरह से ये दोनों ही तो
लेंथ हो गए ना, तो दोनों ही लेंथ हो गए, तो लेंथ के लिए तो एल राइट ही करोगे, ब्रेथ के लिए भी लेंथ राइट करोगे, ठीक है। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एल स्क्वायर। तो एरिया का डायमेंशन फार्मूला एल स्क्वायर, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल सा है। उसके बाद तीसरा मान लो हम ले यहाँ पे वैल्यूम यूज करें, तो इसके लिए क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब यहाँ पे बताओ तीनों के लिए राइट करोगे, एल एल और एक बार और एल राइट करोगे, ठीक है, क्योंकि लेंथ तो लेंथ है ही, ब्रेथ भी लेंथ है और हाइट भी एक तरह से लेंथ है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एल क्यूब। अब इसके बाद एक फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं मास डेंसिटी, ठीक है, या डेंसिटी। तो मास डेंसिटी के केस में इसका फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे मास के लिए क्या राइट करोगे, मास के लिए m राइट करोगे, और वॉल्यूम के लिए यहाँ पे भी हमने निकाला है कितना, एल क्यूब। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम एल माइनस 3। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से डायमेंशन फार्मूले राइट किए जा सकते हैं। अब अगली हम एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, अगली क्वांटिटी हम लेते हैं स्पीड, ठीक है। स्पीड के लिए भी हमने बताया भी था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए क्या यूज करोगे, डिस्टेंस के लिए एल यूज करोगे, टाइम के लिए टी यूज करोगे, डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा, एल टी माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर एक्सीलरेशन का कैलकुलेट करो, एक्सीलरेशन का, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस 1 और टाइम के लिए टी। तो जब ये टी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एल टी माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतना डायमेंशनल फार्मूला अच्छे से क्लियर हो गया। अब एक्सीलरेशन हम निकाल चुके हैं, तो फोर्स का भी देखते हैं। तो बताओ फोर्स का फार्मूला, फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन। मास के लिए क्या राइट करोगे, मास के लिए केवल m राइट करोगे, और एक्सीलरेशन के लिए भी जस्ट हमने बताया, एक्सीलरेशन के लिए एल टी माइनस 2 यूज करोगे। तो बताओ ये कितना आएगा, ये आ जाएगा एम एल टी माइनस 2 आ जाएगा। ये फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला हो गया। और भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, जैसे वर्क। अब बताओ वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क का सिंपल सा फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए हमने क्या यहाँ पर यूज किया, हमने यूज किया एम एल टी माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट भी तो एक तरह से लेंथ है, तो इसके लिए क्या यूज करोगे, इसके लिए यूज कर लो एल। तो फाइनली यहाँ पे कितना आ गया, ये एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। एक तो इस तरह से अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला लर्न है, हमें फार्मूला पता है, तो हम उसका डायमेंशनल फार्मूला बहुत ही आसानी से राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग 11th 12th के सारे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे और उनके फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे उनका फार्मूला क्लियर होता चलेगा, ये डायमेंशनल फार्मूला भी क्लियर होता चलेगा आगे आगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे ये जो हमने 8 डायमेंशनल फार्मूले बताए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देखते हैं। जैसे मान लो हम एक फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं मोमेंटम, ठीक है। अब सबको मोमेंटम का फार्मूला लर्न होगा, मोमेंटम का फार्मूला नहीं लर्न है तो इसको याद कर ली, होता मास इंटू वेलोसिटी। अब हमें इसका डायमेंशनल फार्मूला राइट करना है, तो मास के लिए क्या राइट करें, मास के लिए तो हम m राइट करेंगे, और वेलोसिटी के लिए क्या राइट करेंगे, एल टी माइनस 1 राइट करेंगे। तो यहाँ पे मोमेंटम के लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम एल टी माइनस 1 आ जाएगा। अगला, अगर हम काइनेटिक एनर्जी के लिए राइट करें, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट या न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा ना, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम नहीं राइट करेंगे। अब यहाँ पे मास के लिए क्या राइट करोगे, मास के लिए m, और वेलोसिटी एल टी माइनस 1 है और इसका स्क्वायर है, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। उसके बाद चलो काइनेटिक एनर्जी हो गया, तो हम पोटेंशियल एनर्जी भी देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है एम जी एच। अब यहां पर भी मास के लिए क्या राइट करोगे, मास के लिए m और g जो है
जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है ना, तो अभी हमने एक्सीलरेशन बताया था इससे पहले। एक्सीलरेशन का कितना आया था, ठीक है, एक्सीलरेशन का आया था, यहाँ पे देख सकते हो LT-2 आया है, तो हम यही यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हम यूज करें LT-2, और हाइट के लिए, हाइट एक तरह से लेंथ है, तो इसके लिए अगेन हम L यूज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा M, और L कितना है, 2 है, तो L² और T-2 आ जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज ये भी देखने को मिल रहा है कि इन दोनों का ही डायमेंशनल फार्मूला सेम है। ठीक है, इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो एक चीज यहाँ पर हमें ये याद रखनी है कि किसी भी टाइप की एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो या हीट एनर्जी हो, सबके लिए डायमेंशनल फार्मूला सेम आता है। ठीक है, और कुछ और भी क्वांटिटीज हो सकती हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम हो सकता है। ठीक, जैसे अभी हमने देखा था ना वर्क डन। ठीक है, इससे पहले हमने वर्क डन देखा था, तो वहां पे फार्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का कितना MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए L, तो कितना आ गया, ये भी आ गया ML² T-2। देखो ये भी सेम आ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वांटिटी होती है टॉर्क। ठीक है, टॉर्क के लिए फार्मूला होता है, यही होता है फोर्स इंटू, यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ोगे। तो यहाँ पे फोर्स के लिए सेम MLT-2, और R के लिए L का यूज करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ML² T-2। अब यहाँ पे देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, ठीक है, इन चारों का ही डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया है, सेम आया, सेम डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखना कि जरूरी नहीं है कि अगर वह एनर्जी हो तभी डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। ठीक है, कुछ और भी क्वांटिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम हो सकता है। अब कुछ और भी क्वांटिटीज देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने मोमेंटम के लिए बता दिया, ठीक, कि मोमेंटम के लिए कितना आया था, इसके लिए फार्मूला क्या था, इसके लिए फार्मूला mv था, तो इसके हेल्प से हमने कैलकुलेट करके दिखाया। अच्छा, यहाँ पे इंपल्स आता है। ठीक है, इंपल्स के लिए जो फार्मूला यूज होता है ये होता है F इंटू टी। तो यहाँ पे मैं फोर्स का पता हो और टाइम का पता हो तो हम आसानी से इसके लिए राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी कैलकुलेट करोगे तो ये इतना आएगा डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, और फोर्स के लिए हमने बता ही दिया, किसके हेल्प से निकालोगे, MA के हेल्प से, ये हमने निकाला भी था। हाँ, यहाँ पे प्रेशर, अच्छा प्रेशर का फार्मूला क्या है, प्रेशर का फार्मूला होता है F/A। तो यहाँ पे फोर्स के लिए क्या राइट करोगे, फोर्स के लिए राइट करोगे MLT-1, और एरिया के लिए करोगे, एरिया के लिए राइट करोगे L²। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा ML-1 T-1। ठीक है, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आ जाता है, ML-1, और सॉरी यहाँ पे T-2 था ना। ठीक है, फोर्स के लिए MLT-2 था, तो ये MLT-2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ये हमने कैलकुलेट ही कर दिया। ठीक, अच्छा पावर के लिए फार्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो वर्क के लिए हमने क्या बताया था, वर्क के लिए हमने बताया था ML² T-2, और टाइम के लिए T। तो अब यहां पर ये T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ML² T-3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा ML² T-3। उसके बाद डेंसिटी हमने कैलकुलेट ही किया कि मास अपॉन वॉल्यूम करोगे तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। ठीक, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब थीटा। ठीक है, और थीटा के लिए अभी हमने कैलकुलेट करके बताया था कि इसके पास यूनिट तो होता है रेडियन, लेकिन यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सब कैंसिल हो जाता है, और फाइनली ये क्या आ जाएगा, ये आ गया डायमेंशनलेस। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि डायमेंशन का मतलब क्या होता है, डायमेंशन का मतलब होता है जो इनके ऊपर पावर्स लगाते हैं, और अगर पावर 0 आ गया तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे, ऐसी क्वांटिटीज को डायमेंशनलेस बोलेंगे। ठीक, अच्छा जनरली ये होता है कि जो क्वांटिटीज डायमेंशनलेस होती हैं उनके पास यूनिट भी नहीं होता है, वो यूनिटलेस भी होती हैं,
लेकिन दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशन लेस होते हुए भी उनके पास यूनिट है, और वो दोनों क्वांटिटीज कौन सी हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, ठीक है, जिसमें आता है एंगल और सॉलिड एंगल। इस चीज को याद रखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और भी क्वांटिटीज हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सीलरेशन है। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे एंगुलर क्वांटिटीज में, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है mr²। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो m के लिए क्या यूज करोगे? m के लिए m यूज करोगे, और इसके लिए डिस्टेंस एक तरह से ये तो l² हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ml², और t नहीं ना आया था तो इसलिए t की पावर क्या है? 0 है। यहाँ पे ये कोई कंपलसरी नहीं है कि t को लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको ml² भी राइट करते हो तब भी ये सही माना जाएगा, ठीक है। बस ब्रैकेट का यूज हमें करना है। उसके बाद टॉर्क के बारे में भी हमने बता दिया, एंगुलर मोमेंटम, ठीक। अभी जितने एंगुलर क्वांटिटीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एक साथ। उसके बाद फोर्स कांस्टेंट, इसके लिए फार्मूला होता है ना F = kx। अब यहां पे अगर k के लिए निकालो तो बताओ k = क्या होगा? F/x। तो यहां पे फोर्स के लिए क्या राइट करोगे? फोर्स के लिए राइट करोगे mlt-2, और x एक तरह से डिस्टेंस या लेंथ होता है तो इसके लिए l। तो l से l क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या आएगा? mt-2 आ जाएगा, ठीक है। या इसको लिख सकते हो ml0t-2। तो नॉर्मली ये mt-2 ही है। उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ये g होता है। जैसे क्लास 9th में ये फार्मूला पढ़ते हो ना, F = g(m1m2)/r², ठीक है। तो यहां से g का डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट किया जा सकता है। अब इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, सरफेस टेंशन है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये सारी क्वांटिटीज का जैसे जैसे फार्मूला आगे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे इनका डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना सीख जाओगे, ठीक है। तो अभी हम कुछ ऐसी क्वांटिटीज को देख लेते हैं, ठीक है, जिनके डायमेंशनल फार्मूला क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा ही था कि जैसे हमने लिया था वर्क, ठीक है, वर्क, एनर्जी। अभी एनर्जी कोई भी हो, चाहे एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, ठीक है, या हीट एनर्जी हो, ठीक है, कोई भी एनर्जी हो तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। और इसी सीक्वेंस में टॉर्क भी था, ठीक। तो ये क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। और भी क्वांटिटीज होती हैं, जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं प्रेशर, ठीक है, प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रेशर का कैलकुलेट करते हैं। तो प्रेशर के लिए फार्मूला क्या होता है? प्रेशर के लिए फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स के लिए क्या यूज करोगे? mlt-2, और इसके लिए यूज करोगे l², ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ml-1 और t-2 आ जाएगा, ठीक है। ये प्रेशर के लिए आ गया। अब हम एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी शायद पहली बार अगर नाम सुन रहे हो तो मास डेंसिटी का भी हमने फार्मूला बताया था ना। तो मास डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। इसी तरह से एनर्जी डेंसिटी का भी फार्मूला होगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम यहाँ पे यूज करोगे। तो अब बताओ एनर्जी का हमें याद हो जाना चाहिए ml²t-2, और इसका वॉल्यूम का क्या था? L³ था। तो अब यहाँ पे अगर ये कैंसिल हो कर दो, ठीक है, l² यहाँ भी कैंसिल हो गया, केवल l बचेगा, ये ऊपर जाएगा l-1 और t-2। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि इन दोनों का भी डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया? सेम आ गया, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है कि डायमेंशनल फार्मूले में कोई यूनिकनेस नहीं होता है कि अगर एक किसी क्वांटिटी का है तो दूसरी क्वांटिटी का नहीं हो सकता है, ठीक है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और ये भी जरूरी नहीं है कि उन क्वांटिटीज के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए। जैसे प्रेशर बिल्कुल अलग चीज यहाँ पर आ गया, एनर्जी डेंसिटी बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है। तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे यहाँ पर एक रिलेशन था ना कि ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, डायमेंशनल फार्मूला सेम था, बट यहाँ पर तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। फिर भी डायमेंशनल फार्मूला क्या है? सेम आया।
तो इस चीज को याद रखेंगे कि डायमेंशनल फार्मूले में कोई यूनिकनेस नहीं होती है, ठीक है, यूनिकनेस होना कंपलसरी नहीं है। इसके बाद कुछ और भी क्वांटिटीज हैं, ठीक है, जिनके डायमेंशनल फार्मूले सेम होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर वेलोसिटी है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, डीके कांस्टेंट, ये ऐसी क्वांटिटीज है जिनका डायमेंशनल फार्मूला ये होता है, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें एक दो हम बता दे रहे हैं जिनके बारे में बेसिकली पढ़े हो। जैसे फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/t, ठीक है। तो अगर इसका फार्मूला 1/t है तो t का राइट करोगे तो कितना आएगा बताओ, t - 1 आएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे t - 1, क्योंकि m पे पावर 0 है, l पे पावर भी 0 है, t पर पावर है, ठीक है। इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू ω/t, एंगुलर वेलोसिटी है, सॉरी, ओमेगा इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने फार्मूला, ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू θ/t। अब यहाँ पर देखो थीटा का कोई डायमेंशनल फार्मूला होता ही नहीं है, ठीक है, टाइम के लिए क्या यूज करोगे, t यूज करोगे, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, t - 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जितनी भी क्वांटिटीज यहाँ पे लिखी हुई है सबका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। अभी हम इसको करके दिखाते भी हैं, जैसे पहले हम एंगुलर क्वांटिटीज को पढ़ लें, ठीक है, उसके बाद सबसे पहले एंगुलर क्वांटिटीज में एंगल आता है, ठीक है। हमने एंगल के लिए बताया कि एंगल का जो फार्मूला था वो क्या था, वो था आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, तो दोनों ही लेंथ होते हैं, तो इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, फिर भी इस तरह से हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, यह एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यह एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अगर अगली फिजिकल क्वांटिटी को हम लें, ठीक है, अगली एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी को लें, तो अगला आएगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होता है θ/t, ठीक है, θ/t, और इसको हम लोग ऐसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब इसके लिए अगर राइट करना हो तो थीटा के लिए तो कुछ भी राइट नहीं होगा, केवल t के लिए राइट करोगे, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आ गया t, तो यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा t - 1, ठीक है। इस चीज के बारे में इसको ध्यान से देखेंगे। उसके बाद में अगला टर्म आएगा एंगुलर एक्सीलरेशन। अब एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन होता है ω/t, ठीक है। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर एक्सीलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो इसके लिए कितना आया, इसके लिए आया t - 1, और यहाँ पर भी नीचे क्या होगा, t होगा, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, t - 2 आ जाएगा, ठीक है। ये एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक एंगुलर फोर्स भी आएगा, एंगुलर फोर्स, ठीक है, या जिसको हम लोग टॉर्क भी कहते हैं। अब इसको एंगुलर फोर्स आता है क्योंकि ये एक ऐसा जिस तरह फोर्स चीजों को चलाता है, ठीक है, फोर्स कॉजेज मोशन, बट यहाँ पे जो टॉर्क टर्म है ये क्या करता है, ये चीजों को रोटेट कराता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम एंगुलर फोर्स भी होता है। और इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं F × R, और ये हो जाएगा mLt - 2, और R के लिए L यूज करोगे तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, mL² t - 2, ठीक है। इससे पहले भी हमने इसके बारे में बताया था, टॉर्क के बारे में, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटीज हैं, ये क्वांटिटीज एक तरह से एंगुलर क्वांटिटीज हैं। अब इसी में अगर हम देखें, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/t, तो यहाँ पे 1 के लिए तो कुछ नहीं राइट करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। हाँ, t के लिए हम राइट करेंगे, तो t के लिए कितना आ जाएगा, t - 1, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे अब ये चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। जैसे फ्रीक्वेंसी के लिए कितना आया था, t - 1, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी कितना आया था, t - 1, ठीक है। ऐसे और भी जो क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, ठीक है, जैसे जैसे आगे क्लास 11th और 12th के चैप्टर्स पढ़ते जाओगे, ठीक है, उनके फार्मूले पढ़ोगे और ये क्वांटिटीज भी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद इसको हमने डिस्कस कर ही लिया है कि वर्क हो या इंटरनल एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, टॉर्क हो, ठीक है, या मोमेंट ऑफ फोर्स हो, ठीक है, इन सब के लिए
डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। ठीक, अगला है प्रेशर, स्ट्रेस, एंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, इन सब के लिए भी जो फार्मूला होता है डायमेंशनल फार्मूला वो सेम होता है। अगला है मोमेंटम और इंपल्स, ठीक है, मोमेंटम और इंपल्स, इनका भी डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। अच्छा, दोनों के लिए फार्मूला क्या था, जैसे मोमेंटम के लिए फार्मूला था P इक्वल्स टू mv, यहां से निकाल सकते हो, और इंपल्स के लिए फार्मूला था फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों को सॉल्व करोगे तो डायमेंशनल फार्मूला सेम आएगा। उसके बाद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इनके लिए भी क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। थ्रस्ट, फोर्स, वेट और एनर्जी ग्रेडियंट, ठीक है, इनके लिए भी डायमेंशनल फार्मूला सेम रहता है। अगला है एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट, इनका भी डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। कैसे सेम होता है इसको हम देख लेते हैं। एक एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के लिए जो फार्मूला है इसका सिंबल L होता है, इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं mvr, ठीक है। यहाँ पे L जो है वो एंगुलर मोमेंटम है, तो यहाँ पे अगर इसके लिए हमें राइट करना है तो मास के लिए क्या होगा, m होगा, v के लिए LT-1 होगा, r के लिए L होगा, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ml² T-1, ठीक है। और कौन सी क्वांटिटी थी, क्वांटिटी थी प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। अब उसके लिए भी देखते हैं प्लैंक कांस्टेंट के लिए। अब शायद प्लैंक कांस्टेंट का भी नाम पहली बार सुन रहे हो, ठीक है। तो देखो एक फार्मूला होता है एनर्जी ऑफ फोटोन का, और वो फार्मूला होता है E इक्वल्स टू एच न्यू या एच एफ। यहाँ पे न्यू और एफ दोनों ही क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो H है यही प्लैंक कांस्टेंट है, तो H का फार्मूला बताओ क्या आएगा, H का फार्मूला आएगा E अपॉन, ठीक है, स्मॉल f यहाँ पे हम यूज करते हैं। एनर्जी के लिए फार्मूला क्या आया था, ml² T-2, और फ्रीक्वेंसी के लिए, तो फ्रीक्वेंसी के लिए अभी हमने कैलकुलेट किया था तो T-1 आया था, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ml² T-2, और ये -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, ml² T-1, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हो कि प्लैंक कांस्टेंट के लिए और एंगुलर मोमेंटम के लिए भी डायमेंशनल फार्मूला क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये जितनी क्वांटिटीज हैं इनको कोशिश करना है कि ये याद हो जाए कि किन के लिए किन फिजिकल क्वांटिटीज के लिए डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि कोई भी अगर कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी अगर कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू का कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, मतलब ये डायमेंशन लेस होंगी, डायमेंशन लेस, ठीक। या कोई रेशियो है तो रेशियो का भी कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा, ये भी क्या होंगे, डायमेंशन लेस, ठीक है। हाँ, दो एक्सेप्शनल कंडीशन है तो उनको याद रखना है कि दो एक्सेप्शनल कंडीशन कौन कौन से हैं। एक है प्लेन एंगल, नहीं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। तो इनके बारे में हमें क्या याद रखना है, ठीक है, ये भी रेशियो होते हैं और ये होते तो डायमेंशन लेस ही हैं, लेकिन इनके पास यूनिट होता है, ठीक है। मतलब ये डायमेंशन लेस तो होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है, बट ये यूनिट लेस नहीं होते, ठीक है, यूनिट लेस नहीं होते, इनके पास यूनिट होता है, इस चीज को याद रखना है। सेम यही केस इसके लिए भी है, ठीक है। अदरवाइज जितने भी रेशियो हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास ना तो डायमेंशनल फार्मूला होगा ना तो यूनिट होगा, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिजिकल कांस्टेंट लिखा हुआ है और हमने क्या लिखा, हमने कांस्टेंट केवल लिखा है। तो अगर कोई फिजिकल कांस्टेंट है, ठीक है, तो फिजिकल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला होगा,
ठीक है, बस अगर कांस्टेंट है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। फिजिकल कांस्टेंट का मतलब जैसे जैसे फार्मूला पढ़ते हो फोर्स का, ठीक है, तो एक फार्मूला आता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है, ठीक है, जो क्लास 9th में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे ये G जो है इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यह एक फिजिकल कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, एक फिजिकल कांस्टेंट है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला एग्जिस्ट करेगा। और हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहां से हम G का फार्मूला लिखेंगे। तो G का फार्मूला क्या होगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1m2, ठीक है, हमने यहां से G कैलकुलेट कर लिया। अब फोर्स के लिए राइट करो, तो फोर्स के लिए क्या आएगा, फोर्स के लिए आएगा ml स्क्वायर, फोर्स के लिए यहां पे आ जाएगा ml t-2, और आर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, और उसके बाद मास के लिए आ जाएगा m, और एक और है तो उसके लिए भी m हम यूज करेंगे। तो फाइनली एक से एक तो कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा m-1 l क्यूब और t-2, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया है। तो ये हमें याद रखना है कि कांस्टेंट वैल्यू होगा, रेशियो होगा, तो वो तो डायमेंशनलेस होंगे, ठीक है, लेकिन अगर कोई फिजिकल कांस्टेंट है तो वो डायमेंशनलेस नहीं होता है, उसके पास डायमेंशन होगा। अब हम बात करेंगे कुछ और डायमेंशनल फार्मूले के। जैसे हम लोग क्लास 10th में करंट, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे फार्मूले याद करते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहले हम बात करें अगर इलेक्ट्रिक करंट के डायमेंशनल फार्मूले के लिए, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमने स्टार्टिंग में बताया था कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसके लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, ए यूज करेंगे एम्पियर की वजह से, ठीक है। अब दूसरा इसमें मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज हम लें, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है Q इक्वल्स टू आई टी। ये फार्मूला आता कहां से, ये आता है I इक्वल्स टू Q बाई टी होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट है। तो चार्ज के लिए अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला राइट करना है तो करंट का क्या होगा, करंट का होगा A, और टाइम का क्या होगा, टाइम का होगा T। तो इस तरह से Q का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, AT आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या पढ़ने को मिलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक टर्म सुनने को मिलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर हमें राइट करना हो तो इसके लिए फार्मूला हमें याद होना चाहिए, V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू W बाई Q। W यहाँ पे क्या है, W यहाँ पे वर्क डन है, तो वर्क डन का फार्मूला ml स्क्वायर t-2, अब तक ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और Q के लिए हमने क्या बताया, Q के लिए हम यूज करेंगे AT, तो यहाँ पे आ गया AT। अब यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा ml स्क्वायर, A ऊपर जाएगा, A पे पावर -1 आ जाएगा, और T ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा और A-1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए आ गया, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आ गया। अब अगला टर्म क्या सुनने को मिलता था, सुनने को मिलता था रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता था, R इक्वल्स टू V अपॉन I, ठीक है, ओम्स लॉ, यही तो था। अच्छा, रेजिस्टेंस जो है एक तरह से ये भी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन ये फिजिकल कांस्टेंट है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देखो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम V का राइट करें, V का भी जस्ट हमने निकाला है, तो V के लिए कितना आया है, ml स्क्वायर t-3 A-1, ठीक है, ये पोटेंशियल के लिए आया है। और करंट के लिए केवल A राइट कर देंगे, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ml स्क्वायर t-3 और A-2। उसके बाद और कौन सी टर्मिनोलॉजी, एक हम लोग पढ़ते हैं रो, ठीक है, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं, रो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते थे, ठीक है। इसके लिए फार्मूला होता था ना, R इक्वल्स टू रो L बाई A, यह भी एक तरह से एक फिजिकल कांस्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे रो इक्वल्स टू क्या होगा, R A बाई L, ठीक है, R A बाई L।
तो ये फार्मूला अगर हमें पता चल गया तो अब इसके हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो देखो रो के लिए क्या आएगा, रेजिस्टेंस के लिए क्या राइट करोगे, रेजिस्टेंस के लिए राइट करोगे ml² t-3 a-1, और यहाँ पे a है, a का मतलब एरिया होता है, तो इसका आ जाएगा l², और नीचे क्या है, यहाँ पे l है, ठीक है, l का मतलब लेंथ, तो इसके लिए केवल l राइट करोगे। तो अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक l से तो एक l कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली ml³ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2l यहाँ पे है और एक l यहाँ पे है, ml³ t-3 और a-1। ठीक है, तो ये हो गए डायमेंशनल फार्मूले इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद अगर इनको हम समराइज करें, ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हमें पता चल गया, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमें पता चल गया डायमेंशनल फार्मूला। अच्छा, इसमें एक और टर्म आता है जो हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, और वो होता है कैपेसिटेंस। बेसिकली कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है ये होता है Q/V। ठीक है, तो यहां से भी इसको आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि Q के लिए क्या यूज करोगे, Q क्या है, Q चार्ज है, और V क्या है, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो दोनों का टाइम्स फार्मूला पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कर सकते हो आसानी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने बता दिया। अब यहाँ पे एक आता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसको भी हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके लिए फार्मूला देख लेते हैं। देखो फार्मूला इसके लिए होता है 1/4 पाई ε0 और Q1 Q2/r²। ठीक, अगर इसको कैलकुलेट करना चाहो तो इसको भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, यहां से क्या निकालना है, यहां से डायमेंशनल फार्मूला निकालना है ε0 का। तो ε0 को इधर लेकर जाओ, f को इधर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ε0 = 1/4 पाई f, और यहाँ पे Q1 Q2/r²। ठीक है, तो अब यहाँ पे आसानी से फोर्स के लिए पता ही है, Q1 का भी पता है, Q2 का भी पता है। ठीक है, क्योंकि ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, और R भी क्या है, डिस्टेंस है, तो सबका वैल्यू पुट करोगे तो इसके लिए भी कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस याद रखना कि ये क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, और यूनिटलेस होने के साथ साथ डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब कि पावर क्या रहेगा, 0, क्योंकि पावर को ही हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। उसके बाद 7th हमने रेजिस्टेंस बता ही दिया। अगला क्या है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसके लिए भी अभी हमने बता दिया था। ठीक है, तो इस तरह से ये इतनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो आई होप यहाँ पे इनके भी डायमेंशनल फार्मूले क्लियर हो गए। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशनल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला याद होगा तो बहुत आसानी से हम उसके लिए डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जरूरी क्या है, जरूरी है फार्मूले का याद होना। तो जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे, नई नई फिजिकल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस होती जाएंगी। ठीक है, और उनके डायमेंशनल फार्मूले याद होते जाएंगे। तो अब इस क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। इतने पेशेंस से पढ़ने के लिए थैंक यू वेरी मच।